राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह की। सबसे पहले 170वीं जयंती पर उन्हें समस्त भारतवासियों की तरफ से कोटि कोटि नमन। आज हम वो भगत सिंह के विषय में बात करेंगे जो पिता सरदार किशन सिंह की घमंड हुआ करते थे, माँ विद्यावती के आंखों का तारा हुआ करते थे, जिसे पंडित चंद्रशेखर आजाद छोटे भाई की तरह प्यार करते थे, जिसे सुखदेव और राजगुरु दोस्त नहीं अपने शरीर का एक हिस्सा माना करते थे। आज हम उस शहीद भगत सिंह के विषय में बात करने जा रहे हैं। वो भगत सिंह जिनका जन्म 1907 में पश्चिमी पंजाब में हुआ। उसके बाद लगभग एक समय आता है जिस समय भगत सिंह की एज हुआ करती थी लगभग 12 साल। 12 साल में एक घटना घटती है। 12 वर्षों में यानी 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक ऐसा वो मनहूस दिन था जिस मनहूस दिन के विषय में सुनकर भगत सिंह एकदम सहम गए थे। भगत सिंह की एज उस समय मात्र 12 साल हुआ करती थी, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो भगत सिंह के घर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर थी। जिस समय ये भगत सिंह को पता चला कि हमारे देश में हजारों लोगों की जानें गई हैं, एक इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, भगत सिंह स्कूल से निकलते हैं और 40 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और उस जलियांवाला बाग में पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने दीवारों में उन गोलियों के निशान देखे जिन गोलियों ने हमारे हिंदुस्तानियों के चिथड़े उड़ाए थे, हमारे हिंदुस्तानियों का खून खून पिया था। उन गोलियों के निशानों को देखते हैं, उस कुएं को देखते हैं जहां पर सैकड़ों भारतीय उस कुएं में कूद कर अपनी जान देते थे। वहीं पर एक बर्तन होता है, एक बोतल होती है, उस बोतल में भगत सिंह अपने नाखूनों से वहां की मिट्टी को खोदते हैं और खोद कर उस बोतल में पैक करते हैं। उस समय भगत सिंह ने जलियांवाला बाग में नाखूनों से मिट्टी नहीं खोदी थी, ये मान के चलिए कि अंग्रेजों की कब्र खोदना उसी दिन से शुरुआत हो गई थी। वो मिट्टी लेकर भगत सिंह अपने घर आते हैं। जब भगत सिंह से उनकी बहन ने पूछा कि ये क्या लेकर आए हो, ये क्या है, तो भगत सिंह ने कहा, ये हमारे भारतवासियों के खून से सनी हुई मिट्टी है, और ये मिट्टी हमसे कहती है कि जो ये खून अंग्रेजों ने, जो गोरों ने भारत के खून जो इस मिट्टी में मिलाया, इस खून का बदला हमें लेना है। और उसी समय की बात है एक बार अपने ताऊ जी की बंदूक लेकर भगत सिंह जो है जमीन में गाड़ते हैं। तो इनके ताऊ जी ने देखा और भगत सिंह से पूछा कि भगत ये क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह ने कहा, ताऊ हम बंदूकों का पेड़ बो रहे हैं, बंदूकों का पेड़ बो रहे हैं, बंदूकों का पेड़ उगेगा, इससे हजारों बंदूकें निकलेंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। तो भगत सिंह के ताऊ जी ने देखा और कहा, ये कैसा बच्चा है, नादान बच्चा, भी नासमझ है। उन्होंने उनके पिताजी को बुलाया, चंद्रशेखर जी के भगत सिंह के पिताजी को बुलाते हैं, और जो उनके पिताजी थे उन्होंने कहा भगत ये तुम क्या कह रहे हो। तो भगत ने अपने पिताजी को जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा, बापू बापू मैं इंकलाबी हो रहा हूँ, धरती पे पिस्तौल बो रहा हूँ। बापू इंकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल बो रहा हूँ, एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। ये जवाब देते हैं पिताजी को। तो एक तो बात पहले से जाहिर थी कि भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ने से नहीं, जन्म से ही क्रांतिकारी पैदा हुए थे। ये बात उनको यहाँ से सिद्ध होती है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय आता है 1924, और 1924 में एक कानपुर में एक पार्टी बनती है, HRA, जिसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसकी सदस्यता लेते हैं भगत सिंह, और सदस्यता लेने के बाद उसके एक साल बाद यानी 1925 में काकोरी कांड यानी ट्रेन डकैती लूट का प्लान बनाते हैं, और अंग्रेजों की सोने से और हथियारों से लदी हुई जो ट्रेन थी, उस ट्रेन को लूटते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय आता 1928 का समय आता 1928 का, और 1928 में भारत में आता है साइमन कमीशन। उस साइमन के कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने समस्त भारतवासियों को इकट्ठा किया, जितने भारत के क्रांतिकारी लोग थे सबको इकट्ठा किया। उसी क्रांतिकारी में भगत सिंह, उस साइमन कमीशन के विरोध में भगत सिंह को भी बुलाया जाता है। लेकिन भगत सिंह से एक वादा कराते हैं लाला लाजपत राय, एक शपथ दिलाते हैं कि इस साइमन कमीशन के विरोध में आप हिस्सा तो लोगे, लेकिन यहाँ पे आप खून खराबा नहीं करोगे। भगत सिंह ने वादा किया लाला लाजपत राय से कि कल का दिन ऐसा होगा जहां पर हम कोई खून खराबा नहीं करेंगे, लेकिन परसों की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। समय बीतता रहता है, और साइमन कमीशन के विरोध में सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और सारे लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक,
साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं पर स्कॉट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी ने वहां पर लाठीचार्ज का आदेश जारी किया, और लाठीचार्ज का आदेश जारी होता है, भारतीयों पर लाठी बरसाई जाती है, और उसी लाठी की वजह से सरदार जो लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है, उनके सर पे लाठियों से प्रहार होता है, और गहरी चोट आने की वजह से अस्पताल में एडमिट हुए, और अस्पताल में एडमिट होने के बावजूद उनकी जान बच नहीं पाई, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने शपथ ली कि अब जो है हम स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लान बनाते हैं, स्कॉट ऑफिस से निकलने ही वाला था, ये लोग रास्ते में छुप के उसको मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन स्कॉट की जगह उस दिन आता है सैंडर्स। भगत सिंह ने कहा ये भी अंग्रेज है, अत्याचार तो इसने भी किया है, गोलियां तो इसने भी चलवाई है। तो उस अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या करते हैं और इन्हें लाहौर में घेर लिया जाता है। अंग्रेजी हुकूमत ने आदेश दिया कि सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु को लाहौर से बाहर नहीं जाने देना है, लेकिन अंग्रेजों को नाक के नीचे से तीनों जो है सेफ भारत निकल के वापस आते हैं, और समय चलता रहता है। फिर एक समय आता है असेंबली बम कांड का। वहां पर भगत सिंह असेंबली में बम फेंके, और उस दिन इस असेंबली बम कांड में भगत सिंह को और गिरफ्तार किया जाता है, साथ में इनके बटुकेश्वर दत्त को भी गिरफ्तार किया जाता है। उस दिन अंग्रेजों को लगता है कि उन्होंने आज एक शेर को कैद कर लिया है, उनके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन यह बिल्कुल गलत था। क्योंकि जिस दिन भेजा जेल भगत सिंह को उल्टा गोरों की चाल हुई, पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, उस मूछ किताबों के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। और यही से एक भगत सिंह की ये चाल होती है, इसको अंग्रेज समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि हमने शेर को पिंजड़े में कैद कर लिया है, शायद उन्हें ये पता नहीं था कि जो शेर है वो खुद चलकर पिंजड़े में आया है। समय बीतता है, एक समय आता है जिसमें भगत सिंह की फांसी की डेट फिक्स होती है 24 मार्च 1931। समय टलता रहता है, लेकिन जब उनको 24 मार्च को फांसी देनी थी, अंग्रेजों को लगा कि अगर हम 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी देंगे, यहाँ पे वो सैलाब उमड़ेगा कि जिन भारतीयों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी वजह से 23 मार्च को शाम 5 बजे जेल के यानी पीछे की दीवार, जो दीवारें होती है वो कैदियों को बंद करने के लिए होती हैं, वहीं पर अंग्रेजों को पीछे से जेल की दीवार तोड़नी पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि गेट से भगत सिंह को बाहर ले जाया जा सके। पीछे से दीवार तोड़ते हैं और 23 मार्च को भगत सिंह से कहते हैं कि आपको फांसी आज ही दी जाएगी। उस समय भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह ने कहा ठीक है, फांसी कल होनी है, आज हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ चंद मिनटों का समय दिया जाए, क्योंकि मैं लेनिन की किताब पढ़ रहा हूं और आज एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। किताब पढ़ते हैं, किताब के पन्नों को मोड़ कर रखते हैं और चल देते हैं, फांसी के तख्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। भगत सिंह के साथ सुखदेव भी होते हैं, राजगुरु भी होते हैं। तीनों लोग पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद इससे पहले की भी एक घटना है। बताया जाता है कि जो भगत सिंह का ही एक दोस्त था जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, और उस समय अंग्रेजों ने भारत के समस्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जितने भी न्यूज चैनल जो भी था, टेलीविजन, सबको बंद करवा दिया था। और भगत सिंह का मकसद था कि जो ये क्रांति चल रही है, ये समस्त भारतीयों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। भगत सिंह के सामने जब भगत सिंह के ही दोस्त को खड़ा किया जाता है गवाही के लिए, तो अंग्रेज वकील ने कहा कि यह भगत सिंह का मित्र है, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही देगा कि सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने ही की। भगत सिंह ने कहा यह मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, अगर ये मेरा दोस्त होता तो इसको बम बनाना पता होता। उसका जो भगत सिंह का दोस्त था, उसने मीडिया के सामने पूरा बम बनाने की एक पूरा कैसे उसके पार्ट को जोड़ते हैं, क्या मिलाते, कैसे क्या, पूरा एक चीज बता दी। जैसे ही उसने हर एक चीज बताई, दूसरे दिन अखबार के हेडलाइन में बस बम बनाने की प्रक्रिया छपी थी, जो भगत सिंह के मित्र के द्वारा बनाई गई थी। अब भगत सिंह का मतलब क्या था कि अभी तक भगत सिंह और उनके कुछ चंद साथियों को ही पता था कि बम कैसे बनाए जाते हैं। जो कोर्ट था, कोर्ट में ये बात होती है, और जिस दिन उनके साथी ने बम बनाने की जो प्रक्रिया को बताया, जो तौर तरीके को बताया, वो तौर तरीका पूरे भारत में फैल चुका था। समस्त भारतवासी बम बनाना सीख गए थे। उस दिन अंग्रेज समझ गए कि भगत सिंह हमारे जाल में नहीं फंसा, इसने हमको खुद फंसा के रखा है। आगे जो फांसी की डेट फिक्स होती है,
फांसी के लिए तीनों मित्र जाते हैं, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। और ये तीनों जब जाते हैं, जाने के बाद जो कैदी होता है जिसको फांसी होनी होती है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है और भगत सिंह से उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो भगत सिंह ने कहा मेरी अंतिम इच्छा बस इतनी ही है कि हमारे हाथ खोल दिए जाए। तो उनसे क्योंकि हम आज आखिरी दिन हम तीनों मित्र एक दूसरे के गले लगने चाहते हैं। हाथ खोले जाते हैं, तीनों मित्र एक दूसरे के गले लगते हैं और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। उसके बाद तीनों फांसी के फंदे के सामने खड़े हो जाते हैं और मौत से कुछ ही दूरी पर खड़े होकर भगत सिंह फांसी के फंदे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई आशिक अपने महबूबा को देख रहा हो। फांसी के फंदे में जो फांसी का फंदा है उसमें एकदम नजरें घूर घूर के देख रहा है जैसे कोई जो आशिक अपने महबूब को देख रहा हो। बढ़ते हैं आगे, फांसी के फंदे के पास बढ़ते हैं और फांसी के फंदे को ऐसे चूमा, भगत सिंह ने फांसी के फंदे को ऐसे चूमा जैसे माँ का माथा, बाप का हाथ और महबूबा के गाल चूम रहा हो, और उसके बाद फांसी के फंदे पर लटक जाता है। ठीक है। और भगत सिंह की जो अंतिम पंक्तियां थी वो पंक्तियां थी, मैं रहूं पर ये वादा है मेरे तुझसे ए मेरे वतन, पर मेरे मरने के बाद तुझ पे मरने वालों का एक सैलाब आएगा। और लास्ट में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। वो इंकलाब जिंदाबाद जिस नारे को लगाने के बाद आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी हमारे खून में उबाल आ जाता है। तो ये हमारे थे शहीद आजम भगत सिंह। तो दोस्तों मैं आज आपसे मैं कहना चाहूंगा, ये देश नाथूराम गोडसे का देश नहीं हो सकता, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश राम प्रसाद बिस्मिल का देश है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का देश है। और मैं आज भगत सिंह की 170वीं जयंती पर मैं आज ये कहना चाहूंगा, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र होने का दर्जा मिलना चाहिए। अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिल सकता है तो भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र होने का भी दर्जा मिलना चाहिए। इंकलाब